नमस्कार मित्रों, मैं रोहित सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और श्री राम क्लासेज के ऑनलाइन मंच पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हम हमारे कोर्स का पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता को ले रहे हैं और बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक को करेंगे। इसे 5 से 6 भागों में डिवाइडेड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी कंफ्यूज इसमें ना रहे। तो हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। मित्रों, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो क्या इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहना उचित होगा? क्योंकि कई इतिहासकार ने इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा है, परंतु वर्तमान में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित है। क्योंकि प्रारंभ में जब इस सभ्यता के स्थल खोजे गए थे तो अधिकतर स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ खोजे गए थे, लेकिन कुछ समय बाद जब इसका उत्खनन जारी रहा तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी बाहर इसके अवशेष खोजे गए। इसलिए सिंधु सभ्यता के खोजे गए प्रथम स्थल हड़प्पा के नाम पे, क्योंकि पुरातत्वविद की यह एक योजना है जिसके अनुसार इसके खोजे गए प्रथम स्थल के नाम पर ही नामकरण किया जाता है, इसलिए इस सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की तरफ पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित किसने किया? यह क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। सीधे सीधे शब्दों में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता की तरफ पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो उस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला वह व्यक्ति था चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन। ध्यान रखना मित्रों, इसने 1826 ईस्वी में एक पुस्तक में या एक पत्रिका में हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन किया था और इसकी पुस्तक या पत्रिका का नाम भी हमें याद रखना है, नैरेटिव ऑफ जर्नीस। अगर व्यक्ति विशेष का नाम पूछते हुए पूछ लिया जाए कि वह पत्रिका जिसमें पहली बार हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का उल्लेख किया गया कौन सी है, तो नैरेटिव ऑफ जर्नीस है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो बच्चों, पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वे का कार्य सबसे पहले या निरीक्षण का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो मैं आपको बताऊं कि 2 व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है, 2 व्यक्ति हैं जिनके अगर हम नाम की बात करें तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। विलियम बर्टन, इन 2 व्यक्तियों ने हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा से निकली ईंटों का प्रयोग रेल लाइन बिछाने में किया। रेल लाइन बिछाने में किया और यह रेल लाइन लाहौर से कराची तक बिछाई गई थी।
तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा से निकली ईंटों को कहां से कहां तक बिछाया गया था, या यह रेल पटरी कहां से कहां तक, तो लाहौर से कराची तक यह पटरी बिछाई गई थी। यह बात हमारे को मोस्टली ध्यान रखनी है। और किन्होंने बिछाई, तो दो भाइयों के नाम याद रखने हैं, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इसके बाद में आता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा का निरीक्षण या सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया। तो एक पुरातत्वविद हुए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इन्होंने 1853 व 1856 ईस्वी में 2 बार हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण कार्य किया था। यह व्यक्ति हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, जिन्होंने भारत में 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो यह चीज हमारे को ध्यान रखनी है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की भारत में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्होंने ही पहली बार हड़प्पा के निरीक्षण का कार्य किया था। कब से कब, 1853 में किया, 1856 में किया। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आधुनिक भारत को लेकर यहां से 16 जाता है कि इस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था। तो ध्यान रखना मित्रों, इस समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। यह बात भी ध्यान रखें, इसी के साथ में देख लें इसे जोड़ के। तो सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद में हमारे पास आता है एक और कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनः निरीक्षण या पुनर्गठन, भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किसके द्वारा व कब किया गया। तो मित्रों 1902 में सर जॉन मोरशल के द्वारा। यह बात भी एक पुरातत्व विभाग से हमें याद रखनी है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया, तो जॉन मोरशल के द्वारा किया गया। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें याद रखनी है। कई बार सामान्य परीक्षा में से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नामकरण को लेके। तो देखिए मित्रों, नामकरण के अंतर्गत इसका पहला जो नाम दिया गया है या सर्वाधिक जो चर्चित नाम है वह है सिंधु सभ्यता। कई बार पूछा गया है कि इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया। तो मित्रों ध्यान रखना, इस सभ्यता को यह नाम दिया गया है जॉन मोरशल के द्वारा। जॉन मोरशल ने 1924 में एक लेख प्रकाशित किया था जिसका नाम है द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, और इसी लेख में इस सभ्यता को पहली बार इन्होंने सिंधु सभ्यता कहा। इसके बाद में जॉन मोरशल ने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक में भी इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है, और इनकी इस पुस्तक का नाम है मोहन जोदड़ो एंड द इंडस, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो हमें यह याद रखना है कि किसने और कब कहा। तो ध्यान रखना मित्रों, सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम जॉन मोरशल के द्वारा 1924 में अपने प्रकाशित लेख द इलस्ट्रेटेड लंदन
न्यूज में इसे दिया गया और उसके बाद में 1931 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसके बाद एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने इसे सिंधु सभ्यता कह के पुकारा है और इनका नाम है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इस पुस्तक में मित्रों इन्होंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। तो ध्यान रखना वह दो व्यक्ति जिन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया है कौन कौन है? तो जॉन मोर्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है और मार्टिन व्हीलर ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है। इसके बाद में इस सभ्यता के लिए एक और नाम यूज में लिया गया और इसे कहा गया वृहत्र सिंधु घाटी की सभ्यता। वृहत्र सिंधु घाटी की सभ्यता। यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो यह नाम दिया गया है मित्रों M.R. मुगल के द्वारा। और M.R. मुगल की एक पुस्तक का भी नाम हमें याद रखना है, एग्जाम में मिलान के लिए दिया जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन कल्चर। इस पुस्तक के अंदर इस सभ्यता को वृहत्र सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। इसके बाद में इस सभ्यता के लिए एक और नाम यूज में लिया गया है प्रथम नगरीय क्रांति। सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी है? तो इन व्यक्ति का नाम हमें याद रखना है कि वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने इसे कहा प्रथम नगरीय क्रांति। तो वह व्यक्ति आ जाएंगे मित्रों गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। और इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है द अर्बन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। इसके बाद में इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतर क्षेत्र सिंधु व उसकी सहायक सरस्वती नदी के मध्य में इसके अधिकतर स्थलों का जमाव हमें मिलता है। इसलिए इस सभ्यता को कई इतिहासकारों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की संज्ञा भी दी है। इसके बाद में अगर मित्रों देखा जाए तो इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो हमारे दिमाग में सीधा सा के क्वेश्चन उठता है कि तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता ही क्यों? तो इससे पहले दो कांस्य युगीन सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं जो क्रमशः कौन सी हैं? तो मिस्र व मेसोपोटामिया। आपका वर्तमान का इराक का जो क्षेत्र है वहां की जो सभ्यता थी मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं ये प्रथम व द्वितीय कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं तथा इस सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है।
इसके बाद में देखो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के कितने स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन यह आंकड़ा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि सिंधु सभ्यता का खुदाई का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, लेकिन अभी तक जो स्थल मिले हैं उन स्थलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय तक सिंधु सभ्यता के 1400 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें अगर हम बात करें लगभग 971 स्थल कहां पर हैं, भारत में हैं, 481 स्थल पाकिस्तान में हैं और इसके 2 स्थल अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं। यह बात हमें ध्यान रखनी है मित्रों। अफगानिस्तान में खोजे गए स्थलों की अगर अपन बात करें तो 2 ही स्थल हैं, तो दोनों के नाम हमें याद रहने चाहिए, शोरतुगोई व मुंडीगाक। शोरतुगोई व मुंडीगाक, यह बात भी हमारे को ध्यान में रहनी चाहिए। तो अभी तक इसके, और ये आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं, यह बात भी हमारे को ध्यान रखनी है कि यह आंकड़े समय के साथ लगातार खुदाई स्थल मिलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। अगर हम बात करें कि भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो विभाजन हो चुका था भारत का, एक देश बन चुका था पाकिस्तान विभाजन के बाद और एक था भारत। तो प्रारंभिक जो सिंधु सभ्यता के स्थल मिले थे वो पाकिस्तान जो वर्तमान का है, अर्थात सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे। इसलिए खुदाई के दौरान सभी स्थल बंटवारे के दौरान कहां चले गए, पाकिस्तान में। लेकिन उस समय भारत में 2 स्थल बचे थे और यहां से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है कि भारत विभाजन के बाद सिंधु सभ्यता के वह 2 स्थल जो भारत में बचे थे वह कौन कौन से थे। तो इन स्थलों की अगर हम मित्रों बात करें तो ये 2 स्थल थे। एक स्थल जो था उसका नाम है कोटला निहांग खां। ध्यान रखना मित्रों, कोटला निहांग खां। पूछे कौन सी नदी पे है, तो यह है सतलज नदी पर। कहां पे है, तो पंजाब राज्य में है। एक क्षेत्र तो हमारे पास बचा था ये, और एक हमारे पास बचा था रंगपुर। रंगपुर कहां है, गुजरात में। और कौन सी नदी है मित्रों, तो नदी की जब बात की जाएगी तो मादर नदी के किनारे। ये 2 स्थल हमारे पास बचे थे। उसके बाद हमने खुदाई का कार्य शुरू किया तो पता चलता है कि पाकिस्तान से ज्यादा इसके जो स्थल हैं वो वर्तमान समय में भारत में हैं। और भारत में भी इसके सर्वाधिक स्थलों की खोज जिस राज्य में हुई है वह राज्य है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो यह एक सामान्य परिचय होता है इसको लेके। इसके बाद में देखो सिंधु सभ्यता के कालक्रम को लेके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पुरातत्वविद या किस इतिहासकार के अनुसार इसके कालक्रम या जो इसका समय रहा है वो समय कौन सा रहा है। तो कालक्रम के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने नामकरण के बारे में बात की है कि किस इतिहासकार ने इसे क्या क्या कहा है। इसके बाद में देखो मित्रों दूसरा जो पॉइंट आता है वो इसके कालक्रम को लेकर आता है कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो देखो मित्रों सिंधु सभ्यता के कालक्रम का सर्वप्रथम निर्धारण का जो कार्य किया गया है यह कार्य भी किसके द्वारा किया गया है, जॉन मोर्शल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, जॉन मोर्शल के द्वारा। और जॉन मोर्शल ने जो इसका समय बताया है वह समय बताया है 3250 से 2750 ईसा पूर्व का। 3250 से 2750 ईसा पूर्व का। और जॉन मोर्शल ने यह जो तिथि निर्धारित की थी यह किस आधार पे की है, तो मेसोपोटामिया के
सरगान अभिलेख की तिथि के आधार पे, इस अभिलेख पे जो तिथि पाई गई है वह 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानी गई है। इसके बाद में और भी कई पुरातत्वविद हुए हैं जिनको अगर हम देखें तो एक हमारे पास आते हैं मेके, अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके ने इसका जो समय बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का। मेके ने इसका जो समय बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का। इसके बाद में हमारे भारतीय पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो समय बताया गया है वह 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक का बताया गया है। इसके बाद में एक और व्यक्ति हुए हैं सी जे गेड, एक और व्यक्ति हुए हैं सी जे गेड, जिन्होंने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय बताया है। इसके बाद में हमारे मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, जिन्होंने इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। एक हमारे हुए हैं आपके डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, और इन्हीं के साथ में एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने इसका समर्थन किया है, रोमिला थापर। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर के द्वारा इसका जो समय बताया गया है वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। 2300 से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद में पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा अगर हम इसके कालक्रम की बात करते हैं तो 2500 से 1800 ईसा पूर्व। तो देखिए मित्रों, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार या पुरातत्वविद के अनुसार इसका समय क्या होगा। तो अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, सी जे गेड के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व, मार्टिन व्हीलर ने बताया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी के द्वारा 2500 से 1800 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया है। तो यह बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में देखो मित्रों, पूछा जाता है कि सर्वाधिक मान्य मत जो है वह कौन सा है। तो सर्वाधिक मान्य मत की अगर अपन बात करते हैं तो डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने जो समय निकाला है वो C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार यह बताया है जो सर्वमान्य है। अब मित्रों, अगर अपन बात करें C14 पद्धति की, जिसे कार्बन 14 पद्धति के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर होता क्या है कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कार्बन ना पाया जाए। तो इसमें कार्बन के जो घटने की दर है उसी रेशो के आधार पर रसायन शास्त्री इस चीजों के हास का समय निकालते हैं कि इसमें कार्बन के घटने की मात्रा क्या है। क्यों? क्योंकि कार्बन 14 जो है वह 5730 वर्षों में घटकर कितना रह जाता है? आधा रह जाता है। इस विधि के जो जनक हुए हैं वह अमेरिका के रसायन शास्त्री हैं जिन्होंने इस विधि की खोज की थी। अमेरिका के रसायन शास्त्री कौन है? इनका नाम है V.F. लीवी, जिन्होंने 1949 में
कार्बन 14 पद्धति की खोज की, जिसके लिए वीएफ लीवी को 1960 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कार्बन 14 पद्धति क्या काम करती है, तो पुरातत्वविद इसका उपयोग करते हैं पुरानी सामग्रियों की समय को जानने के लिए। जनक कौन है? अमेरिका के रसायन शास्त्री वीएफ लीवी, जिन्होंने 1949 में इसकी खोज की। इसके लिए 1960 में इन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया? तो देखो, भारत में C14 पद्धति का प्रयोग TFIR संस्थान मुंबई के द्वारा किया गया। टाटा फंडामेंटल रिसर्च, टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, मुंबई में इसका पहली बार प्रयोग किया गया। तो यह चीज हमारे को याद रखनी है। इसके बाद में देखो मित्रों, हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में, सभ्यता के निर्माता के बारे में पुरातत्वविदों के अनुसार इसके 4 निर्माता हुए हैं, जिनमें सबसे पहले काकेशियन पर्वतमाला के पास रहने वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, वह पहले व्यक्ति जिन्होंने इसके निर्माण में सहायता की, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उसके बाद में भूमध्य सागरीय द्रविड़, भूमध्य सागरीय द्रविड़। संभवतः सर्वाधिक मान्य मत यही है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार इसके निर्माता कौन है? द्रविड़। फिर इसके बाद में अल्पाइन, और चौथी जो जाति थी वो थी मंगोलाइड। इन 4 जातियों को सिंधु सभ्यता के निर्माता के नाम से जाना जाता है कि वह कौन है। तो इन चारों की भूमिका रही, इसमें से सर्वाधिक भूमिका किसकी रही है? तो सर्वाधिक भूमिका जो रही है वह रही है भूमध्य सागरीय द्रविड़ की। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, अल्पाइन है और मंगोलाइड हैं। फिर इसके बाद में देखो, कई अलग अलग पुरातत्वविद हुए जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिनसे भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। एक आते हैं आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, वे इनके साथ में थे रामचंद्र। इन्होंने सिंधु सभ्यता का जो निर्माता माना है वह माना है आर्य लोगों को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने माना है, तो आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप वे रामचंद्र ने। इसके बाद में आते हैं गार्डन साइल्ड, मार्टिन व्हीलर और क्रेमर। यह इनका जो निर्माता मानते हैं वो सुमेरियन लोगों को मानते हैं, सुमेरियन जाति को मानते हैं, जो कहां निवास करती थी? यह मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के क्षेत्र की यह जाति थी। तो गार्डन चाइल्ड ने इन्हें कहां का माना है? तो इन्होंने माना है कहां का? मेसोपोटामिया, व्हीलर और क्रेमर ने। इसके बाद में हमारे पास में आता है राखलदास बनर्जी, और इनका समर्थन करती है सुनीत चटर्जी। इन्होंने इसके निर्माता के लिए क्या माना है?
तो इन्होंने कहा है कि इसके जो निर्माता थे वो थे द्रविड़। इन्होंने द्रविड़ को इसका निर्माता माना है। एक हमारे हुए हैं अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल। अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल ने इसका संबंध और इसके निर्माता जो माने हैं वो सोथी संस्कृति, जो हमारे राजस्थान में बीकानेर हनुमानगढ़ के आसपास की है, सोथी संस्कृति के लोगों को माना है। तो डीपी अग्रवाल के द्वारा किसको माना गया है? इनको माना गया है। इसके बाद में आते हैं आपके फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, और फेयर सर्विस का समर्थन किया था रोमिला थापड़ ने। रोमिला थापड़ ने, जिसके अनुसार इन्हें ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण, और ग्रामीण संस्कृति भी कौन सी? तो बलूची ग्रामीण संस्कृति, बलूची ग्रामीण संस्कृति का इन्हें माना गया है। तो याद रखें मित्रों, इनका संबंध किससे बताया गया है? निर्माताओं की जब भी बात करेंगे तो 4 महत्वपूर्ण जातियां याद रखनी है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट। सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य मत की जब हम बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय द्रविड़। विभिन्न पुरातत्वविदों के अनुसार जब हम बात करते हैं तो विभिन्न पुरातत्वविदों के अनुसार डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र ने आर्य निर्माता बताया है। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर व क्रेमर ने सुमेरियन, जो मेसोपोटामिया के आसपास रहते थे, उनको बताया है। राखलदास बनर्जी और सोनी चटर्जी ने द्रविड़ को बताया है। अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल ने सोथी संस्कृति के लोगों को बताया है। फेयर सर्विस और रोमिला थापड़ ने इन्हें ग्रामीण बलूची संस्कृति का बताया है। तो ये चीज आ जाती है इसके निर्माताओं को लेकर। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे सामने आता है वह आता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लेकर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखो, वर्तमान में अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के अंतर्गत अभी इसका कुल क्षेत्रफल जो है, इसका कुल जो एरिया है वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। यह कितने क्षेत्र में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। अगर इसके सुदूरतम क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो देखो, भारत के अंदर इसका सुदूरतम उत्तरी क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह इसका उत्तरी क्षेत्र है मांडा। कहां पड़ता है? तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य के अखनौर जिले में। जम्मू कश्मीर राज्य के कौन से जिले में? अखनौर जिले में। नदी जब पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? चिनाब नदी के किनारे यह सभ्यता है, जो भारत में इसका सुदूरतम उत्तरी स्थल है। और अगर इसका सुदूरतम उत्तरी स्थल पूछा जाए तब इसका सुदूरतम उत्तरी स्थल आएगा अफगानिस्तान का शोरतुगोई। अफगानिस्तान का शोरतुगोई, यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वोच्च उत्तरी छोर, तब तो हम करेंगे अफगानिस्तान का शोरतुगोई। भारत में इसका सर्वाधिक उत्तरी छोर तो जम्मू कश्मीर के अखनौर जिले में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा। इसके दक्षिणी छोर की जब हम बात करते हैं तो इसका जो दक्षिणी छोर है वह है देमाबाद। देमाबाद कहां पर है? तो यह स्थल है आपके महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे? परवरा। परवरा अहमदनगर कौन सी नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे। और अगर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात भी की जाए तो इसकी जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है। यह बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसका सुदूरतम पश्चिमी छोर पूछा जाए
तो इसका सुदूरतम पश्चिमी जो छोर है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुत का गेंडोर है। सुत का गेंडोर है जो कहां पर है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है? दाश्त नदी के किनारे है। इसके बाद में इसके पूर्वी छोर की बात की जाए कि इसका सुदूरतम पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसका सुदूरतम पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो यह सिंधु सभ्यता का विस्तार हमारे सामने आता है। इसके बाद में मित्रों एक बात यह भी ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वह कैसी है, तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। यह आता है सिंधु सभ्यता के विस्तार को लेकर। इसके बाद में मित्रों हमारे सामने आता है कि सिंधु सभ्यता के विस्तार के बाद में इस सिंधु सभ्यता का जो विकास क्रम है वह विकास क्रम कैसा है। तो सिंधु सभ्यता के अगर विकास की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के विकास को सिंधु सभ्यता के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पूर्व हड़प्पा काल, जो 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का समय रहा। इस समय सिंधु सभ्यता धीरे धीरे, जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है, सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। तो प्रारंभिक विकसित अवस्था को सिंधु सभ्यता को पूर्व हड़प्पा काल कहा गया है। पूर्णतः हड़प्पा सभ्यता का जो काल देखा जाता है, जब हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः विकसित हो चुकी थी, हड़प्पा काल, इस काल का जो समय है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का है। और इसके बाद में आते हैं उत्तरवर्ती या परवर्ती हड़प्पा काल, जो 1900 ईसा पूर्व से, जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का रहा। और 1900 ईसा पूर्व के बाद में इसका धीरे धीरे पतन शुरू हो गया और भारत में एक नई सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता। तो आज मित्रों हमने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा कि इसका नामकरण, फिर हमने इसका कालक्रम देखा, सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में बात की और सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बात की है। यहां से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलान को लेके आ जाते हैं, सुमेलित करों को लेके आ जाते हैं, कथन को लेके आ जाते हैं, विभिन्न पुरातत्वविद के समय के अनुसार लेके आ जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास आपके लिए साबित होगी। अब वो समय गया जब सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लिया कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। नहीं, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो तथ्यों पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह तथ्य हमें बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से पॉज करके देखें, बहुत अच्छे हैंडराइटिंग नोट्स इससे बनाएं। इसके बाद हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम हड़प्पा के एक काल के बारे में बात करेंगे, जो काल होगा हड़प्पा का पूर्व। विकसित होती हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि विकसित हड़प्पा का जो क्षेत्र था वो कहां कहां था, और पूर्व हड़प्पा काल के जो अवशेष थे वो कौन से थे, पूर्व हड़प्पा के स्थल जो थे वो कौन से थे, और वहां से कौन सी वस्तुएं हमें मिली। इसके साथ ही हम आज हमारी क्लास का समापन करते हैं। मित्रों, अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम इसी तरह से भारतीय इतिहास के फाउंडेशन कोर्स में टॉपिक वाइज आगे चलते रहेंगे और मैं आपको पूर्णतः संपूर्ण भारतीय इतिहास को छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से
करवाऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।